प्यारे मित्रों, एक बार फिर से हम लोग हाजिर हैं बायो के इस नए सेशन में। और आज का जो टॉपिक होने वाला है उससे पूर्व हम लोग बातें करेंगे। आज क्लास 10th का रिजल्ट आया हुआ है और बच्चों ने खूब सारा भर भर के नंबर लाए हैं, आशा के अनुरूप नंबर लाए हैं। बहुत खुशी होती है जब बच्चे अच्छे अच्छे मार्क्स लाते हैं और अपने लिए एक बेंचमार्क सेट करते हैं। जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए आपका जो है ये मार्क्स आपके लिए एक आईना की तरह काम करता है। आपने एक साल में कितनी तैयारियां की है, ये संपूर्ण रूप से आपको उसका निचोड़ मिलता है। जिस बच्चे ने जिस प्रकार की तैयारी की होती है उसको उस प्रकार के नंबर से नवाजा जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी बच्चे के खूब सारे तैयारी के बावजूद भी उनको नंबर नहीं मिल पाते हैं और वो अपने जीवन में निराश हो जाते हैं। यह निराशा उनमें तनाव को लेकर आता है। हमारा मानना यह है कि आप इस तनाव से बचने के लिए सबसे पहले अपने मन से इस प्रकार की भ्रांतियां निकाल दें कि ये नंबर जो है ये आपके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में है। यानी कि यह समझा जाए कि ये नंबर हमारे लिए आईना की तरह काम तो कर रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में हम अपने भविष्य को किस प्रकार से सुदृढ़ करने वाले हैं इसका प्रमाण हमें अपने मेहनत के अनुरूप ही मिलेगा। अगर हम प्रत्येक दिन अच्छे मेहनत करते जाते हैं तो हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे कमज़ोर बच्चे रहे हैं जिनको कि शुरुआत में नंबर कम मिलते थे और वो सफलता के नए आयाम पर चढ़ चुके हैं। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे रहे हैं जिन्होंने शुरुआत में खूब सारे नंबर लाए और उनका अपने समाज में बहुत सारा वाहवाही हुआ और आने वाले दिनों में उन्हें कोई खासी सफलता नहीं मिली है। तो इस बात को समझ लिया जाए कि भविष्य आपका कभी भी असुरक्षित नहीं होगा अगर आप लगातार प्रयास करते रहेंगे। इन नंबरों को दरकिनार करते हुए अगर आप लगातार प्रयास करते रहेंगे, आप अपने तकलीफ़ों से निकलकर आप खूब सारी मेहनतें निरंतर करते रहेंगे, भगवान भी आपके साथ उचित न्याय करने वाले हैं। तो आज देखते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल में इसी सुविचार के साथ आगे क्लास को बढ़ाते हुए हमने पिछले क्लास में देखा था बायो में कि सेल जो है वो हमारे जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पहलू है, हमारे जीवन का सबसे आधारभूत पहलू है। इसे हम लोगों ने फंडामेंटल यूनिट भी बोला था। क्यों बोला था इसके बारे में हमने आपको बताया था। सेल का दूसरा नाम साइटो भी बोला था और इसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है इसे हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। तो आप इससे परिचित हैं पहले भी। साथ ही साथ फंडामेंटल यूनिट कहने का मतलब था कि इसके अंदर लाइफ की जो भी एक्टिविटीज़ होती है लगभग वो सारे एक्टिविटीज़ सेल अपने अंदर खुद ही कर लेता है। एक मानव के अंदर कई प्रकार के सेल्स होते हैं, एक मानव के अंदर अनंत सेल्स होते हैं। और आज हम लोग देखेंगे इसके बारे में कि सेलों का प्रकार क्या होता है, किस प्रकार के सेल हमारे शरीर में किस प्रकार की एक्टिविटीज़ को अंजाम देते हैं। साथ ही साथ कुछ सेलों में सिमिलरिटी होती है। इसके अलावा हम लोग डीएनए, आरएनए और साइटोप्लाज्म जैसे नए नए टर्म्स से भी मिलेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला टॉपिक जो है वो है डिफरेंसेस ऑफ सेल। हमने यहाँ लिखा है डिफरेंसेस ऑफ सेल, यानी कि सेलों में अंतर के बारे में। ठीक है, तो हम जानते हैं इस पृथ्वी पर अनंत प्रकार के जीव जंतु हैं। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि हमारे वैज्ञानिक लगातार शोध में लगे हुए हैं, नए नए तरह के जीव जंतुओं की प्रजातियों के बारे में उद्घोषणा करते रहते हैं। अभी हाल में ही मैंने अभी आपको वासुकी के बारे में बताया था। इससे पहले मैमथ के बारे में भी चर्चाएं हुई होगी कभी। इसके अलावा डायनासोर, ट्रायनासोर, ऐसे ढेर सारे जानवरों के बारे में आप सुने होंगे। लेकिन इतना के बावजूद भी कई ऐसे प्रकार के जीव अभी हमारे पृथ्वी पर अभी वर्तमान समय में भी मौजूद हैं जिसके बारे में वैज्ञानिकों तक को पता नहीं है। इस पृथ्वी पर अनंत प्रकार के जीव मौजूद हैं जिसके बारे में जानकारी देना असंभव सा कार्य है। इसके बारे में कोई यह पुख्ता या सबूत नहीं दे सकता है कि इतने प्रजातिहीन जीवों के पाए जाते हैं। खास करके जो जीव हमारे इस पृथ्वी पे रहते हैं, यानी कि मिट्टी पर रहते हैं, धरातल पर रहते हैं, उनके बारे में जानकारी देना तो आसान है। लेकिन समुद्र के अंदर ऐसे कई जीव पाए जाते हैं जिनके बारे में हमें जानकारियाँ वास्तव में है ही नहीं। ठीक है, तो इस आधार पे हम यह कह सकते हैं कि उनके सेलों में भी अंतर होता है। यानी जितने प्रकार के जीव होते हैं उनके शरीर में सेल्स भी अलग अलग होते हैं। यानी सभी सजीवों में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होते हैं, डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं।
ठीक है, ये बात हम कह सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा अमीबा को और आपने देखा होगा मानव को, दोनों के अंदर अलग अलग तरह के सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अमीबा एक सेल वाला प्राणी है और वही हम मानव जो है वो मल्टी सेलुलर है। इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा एक छोटी सी चींटी को, और आपने देखा होगा एक लंबे से जानवर जिराफ को भी। दोनों के अंदर अलग अलग तरह का सेल्स भी पाया जाता है। दोनों की बनावटें अलग है, दोनों के रहन सहन अलग है, दोनों का खान पान का तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो यह कह सकते हैं कि एक मल्टी सेलुलर जीव जो है उसके शरीर में अलग अलग तरह के क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। खास करके इस आधार पे सबसे पहले हम यह बांट लेते हैं कि दो तरह के जीव माने जाएंगे। दो तरह के जीव, एक को कहा जाएगा यूनिसेलुलर, दूसरे को कहा जाएगा मल्टी सेलुलर। इसको हिंदी में समझा जाए तो एक कोशिकीय, और इसको समझा जाए बहुकोशिकीय, जिसमें एक कोशिका पाया जाएगा यानी कि वन सेल पाया जाता है, उसे हम लोग यूनिसेलुलर कहते हैं। और जिसमें मैनी सेल्स पाए जाते हैं, इनफाइनाइट सेल्स। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, एक घर में अगर एक आदमी मौजूद है, तो जैसे कि हम लोग अभी रह रहे हैं, बैचलर लाइफ में रह रहे हैं, तो अगर हम कहीं रूम लेकर रहते हैं तो हमें सारे काम खुद से ही करने पड़ते हैं। यानी कि खाना बनाने का काम भी हमें खुद ही करना पड़ेगा, बर्तन धोने के काम भी हमें खुद ही करने पड़ेंगे, हमें अपने कपड़ों की सफाई भी करनी पड़ेगी, हमें अपने घरों की सफाई भी करनी पड़ेगी। जैसे ही हम लोग जॉइंट फैमिली में पहुंच जाते हैं, वहाँ बर्तन कोई और धोएगा, कपड़े कोई और साफ़ कर देंगे, खाना कोई 2-3 आदमी मिलकर बनाएगा। ये सुविधाजनक हो जाता है। ठीक है ना, तो सबका अपना अपना बनावट है। ऐसा नहीं कि हम अकेले किसी काम को नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो वो बहुत बेहतर हो जाता है, उसमें भी कमियां होती होगी। लेकिन दोनों तरह के जीव हमारे पृथ्वी पर अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, यूनिसेलुलर भी और मल्टी सेलुलर भी। इस प्रकार से दो तरह के जीवों में बांटा गया। एक और जीव बांटा गया है, इसको हम लोग एक्सेप्शन कहते हैं। एक्सेप्शन में इसको कहा जाता है नॉन सेलुलर, मतलब उसके अंदर में सेल पाया ही नहीं जाता है। ऐसे भी जीव है। ठीक है, ऐसे जीव में गिनती की गई है वायरस की। वायरस को कहा जाता है कि इसके अंदर कोई सेल पाया ही नहीं जाता है, जिसके शरीर में ये चला जाता है। एक प्रकार का ये बड़ा ही विचित्र प्राणी है, जिसके शरीर जब तक ये आगे ऐसे ही हमारे समाज में कहीं पर पड़ा हुआ है तब तक ये नॉन लिविंग है, और जैसे ही हमारे शरीर में जाता है तो ये लिविंग के भांति एक्टिवेट हो जाता है। बड़ा ही विचित्र टाइप का ये जीव है। ठीक है ना, जिसके अंदर कोई सेल्स नहीं पाया जाता है, इसे हम लोग नॉन सेलुलर भी करते हैं। तो तीन तरह के हम लोगों ने भी प्राणियों को देखा। यूनिसेलुलर में अमीबा को रखा गया है, और भी कई जीव हैं। ठीक है, ये अपना सारा काम खुद से ही करता है, एक ही सेल के द्वारा करता है, चाहे वह भोजन बनाने की प्रक्रिया हो, चाहे वह रिप्रोडक्शन का प्रक्रिया हो, चाहे वह ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया हो, चाहे वह भोजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की प्रक्रिया हो, सब काम एक ही सेल करेंगे। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसके लिए अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग सेल्स बटे होते हैं। आपने सुना होगा नाम नर्व सेल का, आपने सुना होगा नाम मसल सेल का। हमने पिछले क्लास में आपको 11 तरह के सेल्स हमारे ह्यूमन बॉडी में दिखाया था। आपने नाम सुना होगा ब्लड सेल्स का, ठीक है, और आपने सुना होगा नाम सेक्स सेल का। नर्व सेल आपके ब्रेन में पाया जाने वाला कुछ इस प्रकार का सेल है कि अगर एक बार ये डैमेज हो जाए तो इसके रिकवरी के बहुत कम चांस है। 80% चांस है कि इसको रिकवर नहीं किया जा सकेगा। बहुत रेयर केसेस होगा जो इसको रिकवर किया जा सकेगा। देखते हो भगवान और प्रकृति ने क्या किया है, हमारा सबसे सुरक्षित इसी को बनाया। इसके अंदर में क्या किया, कंकाल का ये जो खोपड़ी वाला हिस्सा है काफ़ी मजबूत वाला, क्रेनियम नाम का तत्व से बना हुआ ये दे दिया। ठीक है, और ये काफ़ी मजबूत है। इसके अंदर भी लिक्विड टाइप का, झिल्ली टाइप का दे दिया है, ताकि उस पर किसी चीज़ का चोट भी लगे तो फिसल जाए, किसी और तरफ चोट चला जाए। और सबसे अंत में उसके CPU यानी कि हमारे ब्रेन का जो भाग है, मुख्य भाग जिसको हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसको दिया है। और उसके सारे वायर्स को इस ओर से होते हुए यहाँ पर जोड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि इस तरह के जो सेल्स होते हैं,
ये नर्व सेल्स ये एक विशेष प्रकार के काम करते हैं। इनका काम होता है सूचनाओं का आदान प्रदान, यानी एक जगह से दूसरे जगह सूचना को ले जाना, उसके अनुसार रिस्पॉन्ड करना। फॉर एग्जांपल, जैसे ही आपका हाथ गलती से तवा पे पड़ता होगा, आपको गर्मी महसूस होती होगी और ये गर्मी तुरंत आपके ब्रेन तक पहुंचता है और उसको हम लोग क्या करते हैं, तुरंत सूचना मिलता है और हाथ हटा लेते हैं। कितनी जल्दी प्रोसेस में ये बातें होती है। हमने जैसे हाथ दिया गर्मी महसूस हुई, तुरंत हमने हाथ हटा लिया और इसका पूरा प्रोसेस सीपीयू तक गया, सीपीयू से तुरंत रिस्पॉन्ड आया, यानी कि हमारे ब्रेन से वो सारा रिस्पॉन्ड आया है। कितना क्विक प्रक्रिया है ये, आप कभी सोचने का प्रयास कीजिएगा। आप कहीं जाते रहते हैं और अचानक से आपको किसी भोजन के बनने की खुशबू आती है, आप पहचान लेते हैं, अरे लग रहा है मछली बन रहा है कहीं पे, ठीक है, आप सुगंध से बता देते हैं। आपके ब्रेन का यही तो काम है, नर्व सेल का यही काम है, सभी चीज़ों को मेमोराइज करना, याद रखना, सूचनाओं का आदान प्रदान करना। आपके किसी शरीर के इतने बड़े शरीर में कहीं पर आपको टखने में या कहीं घुटने में चोट लगा हुआ रहेगा, आपको दिमाग तक उसका सूचना मिलते रहेगा। नर्व सेल बार बार याद दिलाते रहेगा कि वहाँ पर चोट लगाया हुआ है, ध्यान से चल रहा है, ठीक है। तो ये इस प्रकार के सेल्स हैं। मसल सेल्स आपने देखा ही है, हमारे शरीर के मसल्स यानी कि हमारे शरीर के मांसपेशियों के लिए बने हुए हैं। ब्लड सेल का भी नाम आपने सुना है, ये एक विशेष प्रकार के सेल्स है, जैसे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और भी तरह तरह के इसके पार्ट्स है, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। इसका भी अपना अपना काम है, ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। और सेक्स सेल जो है ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हम मानवों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सेक्स सेल है, क्योंकि यही हम में हेरिडेटरी गुण भी लाता है आगे, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले भी हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमने अभी क्या देखा कि सारे सेल्स जो होते हैं वो एक प्रकार के नहीं हो सकते हैं, सब अलग अलग प्रकार के होते हैं और सब का काम भी क्या है, बटा हुआ है। फिर हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं, अच्छा सर सेल्स के डिफरेंसेस तो देखे हमने, क्या सिमिलरिटी भी है सारे सेल्स में? बिल्कुल सिमिलरिटी भी है, देखते हैं सिमिलरिटीज़ के बारे में भी। तो हमारा अगला टॉपिक रहेगा सिमिलरिटीज ऑफ सेल्स। अगर सारे सेल्स में डिफरेंसेस हैं तो उसके अंदर कुछ सिमिलरिटी भी हैं, यानी कि जितने भी सेल्स होते हैं 99% सेल्स में ये 3 पार्ट जरूर पाए जाते हैं। देखिए जिसका इसका हम अभी नाम लिखेंगे, 3 नहीं बल्कि 5 पार्ट, सॉरी। पहला है प्रोटोप्लाज्म, सारे सेल्स में पाए जाएंगे, इसको हम लोग जीव द्रव्य कहते हैं, एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ है, ठीक है, जो किसी भी सेल्स के ऊपरी भाग में मौजूद होते हैं, ठीक है। दूसरे पदार्थ का नाम है जीन, नाम सुना होगा आपने, ये भूत वाला जीन नहीं है, ये हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाला जीन है। तीसरा है डीएनए, ठीक है। चौथा है आरएनए, ठीक है, और सॉरी नंबर हमने गलती कर दिया, और 5वां है न्यूक्लियस, कहीं कहीं नहीं भी होता है, ठीक है। देखिए प्रोटोप्लाज्म के बारे में देखेंगे हम लोग अभी। ये जीव द्रव्य है, सारे जीवों में पाया जाने वाला एक प्रकार का एक चिपचिपा पदार्थ, ठीक है, यह जीवित भाग कहा जाता है, ठीक है। इसका निर्माण जो होता है वो प्रोटीन से होता है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें दाल वाली जो मात्रा लेते हैं, इसके अलावा हम लोग जो जितने भी तेलीय पदार्थ सब खाते हैं उन सब से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। अच्छा एक बात ध्यान रखना है, आप अपने जीवन में जितना ज़्यादा तेल का प्रयोग कीजिएगा आपका मोटापा उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, और तेल की मात्रा जितनी ज़्यादा संतुलित रहेगी उतना आपके मोटापे के बढ़ने के चांसेस कम रहेंगे। यही कारण है कि आपको जंक फूड सब खाने से मना किया जाता है, जो तला वगैरह रहता है, जिसको छान के निकाला जाता है, वो सब खाइए और अपना चर्बी बढ़ाइए, अपने शरीर का मोटापा बढ़ाइए, वो आपको परेशानी करेगा, ठीक है ना। तो प्रोटोप्लाज्म प्रोटीन से बनता है, इसके अलावा इसमें लिपिड्स का भी कुछ हाथ रहता है, लिपिड्स यानी कि फैट्स का, ठीक है। इसके अतिरिक्त इसमें कार्बोहाइड्रेट भी मिले रहते हैं। अब आपसे एक सवाल रहेगा कि सर ये सब मिलता कहाँ से है? आपको मैंने सबसे पहले वाले क्लास में बताया था कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। और ये आप अगर ध्यान दीजिएगा तो ये वही सब न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, इसको हम फैट्स कहते हैं। देखिए प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट ये सब हमें भोजन से ही प्राप्त होते हैं, और भोजन से प्राप्त होने के बाद ये क्या बन जाते हैं? प्रोटोप्लाज्म बन जाते हैं, चिपचिपा पदार्थ, और ये सभी सेल में थोड़ा थोड़ा चले जाते हैं, और सभी सेल के ऊपरी भाग का निर्माण इसी से होता है, ठीक है।
चलिए प्रोटोप्लाज्म के भी 3-4 भाग हैं, ये भी देखेंगे अभी हम लोग। पहले इधर देख लेते हैं। और दूसरे भाग का नाम है नंबरिंग गलती हो गया ना, दूसरे भाग का नाम है जीन। जीन के बारे में देखते हैं। तो जीन के बारे में आप यह कह सकते हैं, यह जीन जो है यह सभी सेल्स में पाया जाता है, सारे सेल्स में। और यह एक प्रकार का हेरिडेटरी फंक्शन का मुख्य साधन है। यह आपने देखा होगा किसी किसी बच्चे का जब जन्म होता है तो उसके आँख, ऐसा बोला जाता है आपके गांव में, आपके आसपास के समाज में, कहे ये अपने पापा पे गया है, इसका आँख पापा के जैसा है, इसका चेहरा मम्मी के जैसा है, यह गोरा अपने पापा के जैसा लग रहा है, यह तो नाटा हो गया है, यह तो अपनी मम्मी पे गया है। ऐसे कहते सुने होंगे आपने। अगर साइंस की भाषा में देखा जाए, उन सब का कारण क्या है, उसके अंदर मौजूद उनके पेरेंट्स के जीन हैं। जितने भी जीव है सब में क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जीन का क्या होता है, ट्रांसफ़र होते रहता है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है, जीन का ट्रांसफ़र जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ अच्छे जीन का ट्रांसफ़र नहीं होता है, ख़राब जीन्स का भी। कभी कभी कोई अगर आदमी झगड़ालू प्रवृत्ति का है तो हो सकता है कि उनके बच्चे भी क्या हो जाए, झगड़ालू हो जाए। बोलता है एकदम, देखो ना बापे पे गया, बापो लड़ाकू था और बेटा भी क्या हो गया, लड़ाकू हो गया। किसी किसी में अच्छा वाला गुण रहता है, अरे इसके पापा भी शांत थे, बेटा भी एकदम पापा पे गया, एकदम शांत, भगवान राम की तरह है ये। ठीक है, तो ये भी होता है। तो जीन करने का मतलब है एक प्रकार का फंक्शनल यूनिट है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक क्या करता है, गुणों को ले जाता है। एक फंक्शनल यूनिट की तरह यह है। यह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक किस चीज़ को ले जाता है, गुण को ले जाता है या अवगुण को ले जाता है। सिर्फ गुण नहीं बोला जाए, अवगुण भी बोला जाए, क्योंकि अच्छा है तो बुराई भी है। अच्छा, ये बना किस चीज़ से है, तो इसका निर्माण जो है ये किससे हुआ है, ये डीएनए से हुआ है। डीएनए एक नया शब्द है जो कि आगे आने ही वाला है। ठीक है, और डीएनए का निर्माण किससे होगा ये भी हम लोग अभी देखेंगे ही। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि जीन बताइए क्या है, तो बोलेंगे एक प्रकार का फंक्शनल यूनिट जिसके द्वारा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक गुण या अवगुण को ले जाया जा सके। ठीक है, अभी एक नया कोर्स शुरू हुआ है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसको हम लोग कहते हैं जीई। ठीक है ना, इसकी कोर्स शुरू हुई है। इसके द्वारा क्या किया जाता है कि जो माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा काफ़ी तेज़ हो, वो इसमें छेड़छाड़ करवाते हैं, अपने सेक्स सेल में छेड़छाड़ करवाते हैं और उनके बच्चे स्वस्थ और तेज़ तर्रार निकले, इसके लिए उसमें ढेर सारी कोशिशें की जा रही है। यही जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। ठीक है, आनुवांशिक अभियंत्रीकरण कहा जाता है इसको। ठीक है, इसके द्वारा आपके जीन को ड्राफ्ट किया जाएगा। किसी किसी में अगर कुछ खराबी है, जैसे कि आपने सुना होगा कि आपके वंश में किसी का कान अगर बहता होगा तो आपके घर में किसी न किसी कोई ऐसे बच्चे होंगे जिनका कान बहेगा, फिर उनके बच्चे होंगे उनका कान बहेगा। इस तरह का ये अवगुण जाता है, ये जेनेटिकल डिजॉर्डर है। ठीक है, या आपने सुना होगा कि आपके घर में किसी एक को गाने का शौक़ होगा, तो अब अगला जनरेशन में भी कोई गाना गाने वाला होगा, उसके अगला जनरेशन में भी कोई गाने वाला होगा। इस प्रकार की चीज़ों को कहते हैं हम लोग जेनेटिकल ऑर्डर या डिसऑर्डर। अगर ख़राब चीज़ है तो डिसऑर्डर, अच्छी चीज़ है तो जेनेटिकल ऑर्डर। तो ये जो चेंजिंग लाया जाता है ये इसी के द्वारा लाया जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। ठीक है, इसमें ढेर सारे मेहनत लगते हैं, वैज्ञानिक शोध करते हैं, शरीर पर शोध करते हैं, शरीर के क्रोमोसोम्स पे शोध करते हैं, सेक्स सेल पे, और तब जाकर उसको तैयार करके फिर IVF के द्वारा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा उसको आपके शरीर में प्रवेश करवाया जाता है। इस पर चर्चाएँ होंगी आगे, जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे तो चर्चाएँ करेंगे। फिलहाल आपको जानना है कि जीन फंक्शनल यूनिट है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन गुण या अवगुण को ले जाता है। साथ ही साथ इसका निर्माण डीएनए से होता है। फिर अब सवाल आ गया कि सर डीएनए क्या है, तो बताएंगे कि डीएनए प्रोटीन के द्वारा बना हुआ एक प्रकार का पदार्थ है। ठीक है ना, प्रोटीन के द्वारा बना हुआ एक प्रकार का पदार्थ है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है डीएनए का डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये एक प्रकार का एसिड है, यानी प्रोटीन का संश्लेषण होने पर, यानी प्रोटीन जब टूटता है तो उससे किस चीज़ का निर्माण हो रहा है, न्यूक्लिक एसिड का। देखिए ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लिक एसिड यानी कि किसी भी सेल के न्यूक्लियस में, केंद्र में उपस्थित एसिड को हम लोग कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। और ये डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। राइबोसोम्स
का भी इसमें भूमिका रहता है, इसीलिए इसको डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है, एक प्रकार का एसिड जो किस चीज़ के लिए महत्वपूर्ण है, जीन के लिए महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ ये गुणों को ले जाने के लिए महत्वपूर्ण है। जिसका डीएनए खराब हो जाएगा, जिसके डीएनए में चेंजिंग आ जाएगा, उसके बच्चे क्या होंगे, उससे अलग पैदा होंगे। ठीक है, तो ये होता है। इसको आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। आप बिल्कुल काले कलूटे हैं, ठीक है, आपका डीएनए है बिल्कुल काला कलूटा सेल्स वाला, ठीक है, और आपने क्या किया, एक गोरी चिट्टी लड़की से शादी कर लिया। हो सकता है कि आपके बच्चे जो होंगे सुंदर भी होंगे। ठीक है, आप देखने में सुंदर है और आपने क्या किया है, काली कलूटी लड़की से शादी कर लिया। हो सकता है आपके बच्चे दोनों के मिक्स या बिल्कुल काले पैदा होंगे। तो ये सब इन्हीं दोनों पर निर्भर होता है। ठीक है, इस एसिड पर और इससे बनने वाले जीन पर। कभी कभी इसके निर्माण में इनका भी भूमिका रहता है। फिर यह क्या है, यह भी एक प्रकार का कमज़ोर एसिड है। ठीक है, ये हैवी एसिड है, ये कमज़ोर एसिड है। इसको कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका निर्माण भी प्रोटीन से ही होता है। तो आपको हमने बताया होगा दो तरह के प्रोटीन के बारे में, एक बताया होगा 70S के बारे में, एक बताया होगा 80S के बारे में। ठीक है ना, तो आपके शरीर में सेल्स जो पाए जाते हैं, आने वाले टॉपिक में हम पढ़ाने वाले हैं आपको है। ठीक है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में। तो हम दोनों में देखेंगे, एक में 70S का प्रोटीन बनता है, एक में 80S का। तो 70 वाला जो होता है वो कमज़ोर होता है, उसी में निर्माण होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड का, यानी RNA का निर्माण होता है। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड का निर्माण होता है। यह भी DNA की तरह ही बिहेव करता है, यह भी जीन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यह भी हमारे गुणों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए इम्पोर्टेंट है। रही बात न्यूक्लियस की, जनरली सारे सेल्स में न्यूक्लियस पाया जाता है। कुछ ऐसे सेल्स हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाए जाएंगे, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये हमारे सेल्स का सबसे मुख्य भाग होता है, इसे ब्रेन भी कहा जाता है एक तरह से किसी भी सेल्स का। तो कुल मिलाकर सारे सेलों में ये कुछ क्या है, सिमिलरिटीज़ हैं। अभी हमने डिफरेंसेस भी देखे और सिमिलरिटी के बारे में भी हमने देखा अभी। तो उम्मीद करते हैं कि आपका ये छोटा सा सेशन जो रहा है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अगले सेशन में हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे सेल ऑर्गेनली के बारे में। थोड़ा सा स्पेलिंग देख लीजिएगा आप, हो सकता है मिस हुआ हो स्पेलिंग में। तो सेल ऑर्गेनली के बारे में हम लोग देखने वाले हैं अगले क्लास में, और अगला क्लास हमारा लगभग 50 मिनट का रहेगा, जिसमें हम लोग इस पूरे टॉपिक को देख लेंगे। चाहे आगे जो भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक जो है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। जो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेंगे उनका ना रेलवे में दिक्कत होगा सेल्स टॉपिक में, ना SSC में, और तरह तरह के एग्ज़ाम में भी उनको कोई दिक्कतें नहीं आने वाली है। तो इसी के साथ हम आज का ये सेशन ख़त्म कर रहे हैं। फिर एक बार मिलेंगे आपसे सेल ऑर्गेनली नाम के नए टॉपिक के साथ। लंबा टॉपिक है, इस बार हम लोग चर्चाएँ करेंगे ढेर सारी, और साथ ही साथ बातें करेंगे इसके अंदर के कंपोनेंट्स के बारे में भी। तब तक के लिए आप लोग इसको देखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, इसके संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर शेयर भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।